हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी हॉरर डायरी। आज आपके लिए लाए हैं कहानी एक दीवानी थी, जो मनीष ने हमारे साथ शेयर की है। मेरा नाम मनीष है। मैं आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक तरह का कन्फेशन भी है। आपको शायद मेरी गलती के बारे में जान के गुस्सा भी आएगा, पर मेरी उस गलती की सज़ा मैं आज और उम्र भर के लिए काट रहा हूँ। दोस्तों, यूँ तो मेरी सज़ा कुछ 8 साल से चल रही है, पर ये कहानी मेरे बचपन की यादों से जुड़ी है। तो मैं आपको जब मैं 10 साल का था वहाँ से स्टोरी बताता हूँ। मैं मनीष 10 साल का था। मेरे घर में माँ, पिताजी और एक बड़ा भाई, हम 4 लोग रहते थे। उस समय हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा खाली बंगला हुआ करता था, जो हमारे मोहल्ले की शान हुआ करता था। और एक दिन उसमें नए पड़ोसी रहने आए। ये बंगलो अब उन्होंने खरीद लिया था। उनकी फैमिली में अंकल, आंटी और एक बेटी मेरे जितनी उम्र की थी। वो लोग बहुत ही पैसे वाले थे, साथ ही स्वभाव से भी बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से उनका हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया। उनकी बेटी स्वाति भी मेरी क्लासमेट और अच्छी दोस्त बन गई। वक्त गुजरता गया, हमारी स्कूल एजुकेशन ख़त्म हुई और नसीब से हम दोनों का एडमिशन भी एक ही कॉलेज में हो गया। स्वाति और उसकी मम्मी का हमारे घर के साथ रिलेशन इतना अच्छा हो गया कि कोई भी काम पड़ने पर या मेरी माँ के बीमार होने पर आंटी या स्वाति हेल्प के लिए आ जाते। मेरे पापा को हमेशा से एक बेटी की कमी महसूस होती थी। उन्हें स्वाति में अपनी बेटी की कमी पूरी होती दिखाई देती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। स्वाति और मैं कॉलेज साथ ही जाते थे। एक दिन मैं स्वाति के घर पहुंचा तो उसकी मम्मी ने बोला कि स्वाति की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज कॉलेज नहीं जाएगी। ये सुन के मैं अकेले कॉलेज चला गया और मैंने सोचा शाम के टाइम स्वाति को मिलने जाऊंगा। शाम को मैं उसके घर पहुंचा तो उसकी माँ ने बोला, स्वाति सो रही है, पर उसकी दवा का भी टाइम हो गया है, तुम कमरे में जाओ, मैं दवा लेकर उसे उठाने आती हूँ। मैं वहाँ पहुँचा तो देखा स्वाति सो रही थी और उसके पास की स्टडी टेबल पर उसकी डायरी रखी थी। स्वाति को बचपन से डायरी में लिखने की आदत थी, पर उसने ये डायरी मुझे कभी नहीं दिखाई। अचानक उसकी डायरी देख के मेरे मन की जिज्ञासा जाग उठी और मैंने डायरी अपने हाथ में ली। यूँ तो किसी के परमिशन के बिना उसकी डायरी पढ़ना मैनर्स नहीं है, पर मैं अपने मन पे काबू नहीं कर पाया और आंटी दवा लेके आए उससे पहले डायरी हाथ में ले ली और पन्ने उलटने लगा। मैंने देखा तो मैं चौंक गया। स्वाति ने उस डायरी में मेरे लिए उसकी फीलिंग्स लिखी थी। वो मुझे जब से मिली थी तब से ही पसंद करने लगी थी और समय के साथ ये लाइक उसके एक तरफा प्यार में बदल गई थी। मैंने डायरी को बंद करके उसकी जगह वापस रख दिया और पास की चेयर पे बैठ गया। तब तक स्वाति की माँ भी रूम में आ गई और उन्होंने स्वाति को दवा पीने के लिए उठाया। स्वाति ने मुझे देखा तो उसने हल्की सी स्माइल दी। मैं आज इस स्माइल का मतलब सही मायने में समझा। खैर, मैंने स्वाति से उसकी तबीयत पूछी और जल्दी से घर आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था इस वन साइडेड लव स्टोरी पर क्या रिएक्शन दूँ। मैंने स्वाति को हमेशा एक अच्छे दोस्त की नज़र से देखा था। शायद इसका एक रीज़न था स्वाति का लुक्स। वो बदसूरत शक्ल पर खूबसूरत दिल वाली लड़की थी। मैंने घर आके
अपने से 2 साल छोटे भाई को सारी बात बताई। मैं उससे अपनी सभी बात शेयर करता था। ये सब सुन के मेरे भाई ने बोला, तो इसमें बुराई ही क्या है? माना तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर स्वाति अपने अमीर माँ बाप की एकलौती संतान है। शादी के बाद उनका सब कुछ तुम्हारा ही हो जाएगा और लाइफ सेट हो जाएगी। किसी ना किसी से तो शादी करोगे ही ना, तो स्वाति क्यों नहीं? छोटे भाई की बात ने मेरे मन के लालच को जगा दिया और मैंने स्वाति से नकली प्यार का नाटक करना शुरू किया। इस दौरान ही एक दिन मैंने स्वाति को प्रपोज किया। स्वाति तो पहले से ही मुझे पसंद करती थी। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने हाँ कर दिया। हमने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई। मेरे पेरेंट्स तो पहले से ही स्वाति को पसंद करते थे और स्वाति के पेरेंट्स ने भी सोचा स्वाति के रंग रूप की वजह से पहले ही 1-2 जगह रिश्ते की ना हो जाती है, तो मनीष तो सामने से रिश्ता लेकर आया है और अच्छे घर का लड़का है। ये सोच के उन्होंने भी खुशी खुशी अपनी सहमति दे दी। हमारी सगाई हो गई और घर वालों ने डिसाइड किया कि शादी पढ़ाई पूरी होने के बाद करेंगे। कुछ महीने हंसते खेलते गुजर गए, पर अचानक स्वाति के पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ। ऐसे में उन्होंने जो लोन लिया था उस पे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। इसका एक ही उपाय था कि उन्हें वो घर बेचना पड़े। उनका बंगला अब बिक चुका था और उन पैसे से स्वाति के पापा ने अपना कर्जा उतारा। वो लोग अब एक किराए के घर में रहने लगे। ये सब हुआ तो मैं सोचने लगा कि जिस पैसे के लिए मैंने स्वाति से शादी करने वाला था वही अब नहीं रहा। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। एक दिन स्वाति के पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मैं उनको मिलने गया। रात को मैं अपने भाई के साथ बैठा था, तब मेरा भाई बोला, भाई तुझे डबल मेहनत करनी होगी। तेरे पेरेंट्स के साथ स्वाति के पेरेंट्स की जवाबदारी भी तुझ पे है। तू भी उनके लिए बेटे जैसा ही है। छोटे भाई की ये बात सुन के मैं उनकी जिम्मेदारी की बात सुनकर डर गया। मैं पूरे रास्ते सोचा और ये डिसाइड किया कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं किसी न किसी बहाने से स्वाति से अपनी इंगेजमेंट तोड़ लूँगा। मैंने अब स्वाति से बात बात पे गुस्सा करना शुरू किया। मैं उस पर बेवजह कई बार चिल्ला पड़ता, पर जिससे वो खुद शादी के लिए ना करे। पर स्वाति तो मेरी इतनी दीवानी थी कि उसे मेरे गुस्से को हमेशा हंस के टाल दिया। जब ये आइडिया काम नहीं लगा तो मैंने स्वाति को साफ साफ बताना ही ठीक समझा। मैंने उसे बता दिया कि मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया था जिससे तुम्हारे पैसे से अपना फ्यूचर बना सकूं। मैं तुम्हारी या तुम्हारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठाना चाहता। ये कह के मैं वहाँ से चला गया। घर पर जब मैंने अपने पेरेंट्स को अपना डिसीजन बताया तो उन्होंने मुझे भला बुरा कहते हुए बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैं मन में ठान चुका था कि ये शादी नहीं करूँगा। मेरी माँ ने मुझे गुस्से में घर से निकल जाने को कहा। मैं भी गुस्से में घर से निकल गया और अपने दोस्त के यहाँ चला गया। आधी रात को मेरे भाई का फ़ोन आया, भाई जल्दी यहाँ घर आओ। मैं घर पहुँचा तो पता चला स्वाति ने सुसाइड कर लिया है और वो मेरे लिए एक खाली डायरी छोड़ के गई थी। मैंने वो खाली डायरी खोली तो उसके एक पेज पे लिखा था, तुम जैसे भी हो, मुझे चाहो या ना चाहो, मैं तो तेरी दीवानी हूँ और मैं तो आऊँगी। मैं फिर वहाँ से दोस्त के वहाँ निकला। मुझे दुख भी बहुत था और अपने आप पे गुस्सा भी आ रहा था। कुछ दूर चलते ही मुझे ऐसा आभास हुआ
कि किसी ने कहा, मैं आ गई। अगले ही दिन मेरे दोस्त के वहाँ पुलिस आ गई और मुझे लेके गई। स्वाति के पिताजी ने मेरे पे पुलिस केस करके मुझे स्वाति की मौत का जिम्मेदार ठहराया था। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सिर्फ मेरा छोटा भाई मेरी मदद करता था। करीब 2 महीने के बाद मुझे पुलिस से बेल मिल गई। मैं मेरे घर गया तो पापा ने अंदर आने को मना कर दिया, इसलिए मैं रेंट के घर में रहने लगा। उस घर के सामने एक गार्डन हुआ करता था और वहाँ एक पीपल का पेड़ भी था। मैं शाम को माइंड फ्रेश करने के लिए रोज वहाँ बैठने जाता था। एक दिन गार्डन में एक बहुत खूबसूरत लड़की आई थी। सच बोलूं तो उसे पहली बार देखते ही मैं अट्रैक्ट हो गया था, पर मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि उससे बात करने की। वो भी रोज गार्डन में आने लगी। एक बार तो वो मेरे सामने ही आके बैठी। मुझे ऐसा लगता जैसे वो मुझ पे ही नज़र रखती है। एक दिन मैं पार्क में बैठा था और मेरे पास की बेंच पे वो लड़की भी बैठी थी। तभी अचानक मुझे जोर जोर से खांसी आने लगी। वो लड़की मेरे पीने के लिए अपनी पानी की बोतल ले आई। मैंने पानी पी के उसे शुक्रिया किया और साथ ही उसे उसका नाम पूछा। उसने उसका नाम सपना बताया। धीरे धीरे हमारी काफ़ी बातें होने लगी और हमारी दोस्ती भी हो गई। जाने क्यों, पर मुझे ऐसा लगता कि वो भी मुझे पसंद करती है। इसलिए एक दिन मैंने उसे प्रपोज कर दिया और साथ ही में उसे स्वाति के बारे में सब सच सच बता दिया। उस समय उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना बोली कि मुझे अपना घर दिखाओ। मैं उसे अपने घर लेके गया। पता नहीं क्या हुआ, वो घर जाके बिना बोले टीवी ऑन करके देखने लगी। उतने में मेरे भाई का कॉल आ गया और मैं फ़ोन लेके बालकनी में आ गया। फ़ोन करते करते मेरी निगाह नीचे गई तो देखा सपना नीचे खड़ी किसी के साथ बात कर रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए फ़ोन रख के ड्राइंग रूम में गया तो खाली टीवी चालू था और वहाँ कोई नहीं और दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। मुझे समझ नहीं आया कि अगर सपना बिना बताए नीचे गई तो ये दरवाज़ा अंदर से बंद किसने किया। खैर, ये जवाब अब सपना ही दे सकती थी। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोल के नीचे गली में पहुंचा। सपना अभी भी वहीं खड़ी थी। मैंने उसके पास जाकर पूछा, तुम बिना बताए नीचे क्यों आ गई? तो वो बोली, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मुझे उससे ऐसे बिहेव की उम्मीद नहीं थी, तो उसे याद दिलाया, अरे हमारी दोस्ती पार्क में हुई थी। पर उसे कुछ याद नहीं था और अब वो थोड़ा गुस्से में आकर बोली, तुम यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये सुन के मैं शौक के साथ वापस अपने घर चला गया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि सपना सच में मुझे नहीं पहचानती, पर जो सपना मेरे साथ मेरा घर देखने आई थी तो वो कौन थी? उस रात करीब 12:30 बजे हमारे यहाँ लाइट गई। मेरी आँख खुली तो सब और एकदम शांति हो गई। तभी मुझे किसी के तेज सांस लेने की आवाज़ महसूस हुई और साथ में पायल की आवाज़ भी। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके आसपास देखा तो मेरे होश उड़ गए। स्वाति पंखे के ऊपर बैठी थी और अपने पैरों को नीचे लटकाए हुए हिला रही थी, जिससे पायल की आवाज़ निकल रही थी। मैं इतना घबरा गया कि ज़ोर से चिल्लाते हुए बालकनी की तरफ भागा और उस समय मैं इतना डर गया कि बालकनी से जंप कर दिया। मेरी आवाज़ सुन के आसपास के पड़ोसी इकट्ठे हो गए।
वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए और साथ ही मेरे छोटे भाई को भी इन्फॉर्म कर दिया। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए भाई मुझे मेरे घर ले गया। वहाँ मम्मी पापा ने मेरी ये हालत देखी तो उन्होंने और गुस्सा नहीं किया, पर पूछा कि ये कैसे हुआ। मैंने उन्हें बताया कि मैंने रात को स्वाति को अपने घर देखा और मैं डर से नीचे कूद गया। मेरे इतना बोलते ही पापा बहुत गुस्से हुए और बोले, बस अब बहुत हुआ, तुमने जीते जी उस बेचारी की इज्जत नहीं की, अब उसके मरने के बाद तो उसे बदनाम मत करो। वो लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, पर मेरे भाई को मेरी बात पे विश्वास था। मैंने उसे सपना से मिलने से लेकर स्वाति को रात में देखने तक की सभी कहानी कह दी और शायद ये बता के मैंने अपने भाई की जान भी खतरे में डाल दी थी। मेरे भाई ने मुझे दिलासा दिया कि कल मैं अपने दोस्त के साथ एक तांत्रिक के पास जाकर इन सब से निकलने का उपाय ढूंढता हूँ। अगले दिन मेरा भाई अपने दोस्त के साथ उस तांत्रिक के पास पहुँचा। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि स्वाति की आत्मा एक लड़की जो शायद सपना थी का रूप लेकर मेरी लाइफ में आ चुकी है। उन्होंने एक नींबू दिया और बोला कि मैं उस समय नींबू को सोते समय अपने पास रखूं और सोने से पहले महामृत्युंजय जाप करूं। भाई और उसके दोस्त ने आकर मुझे सारी बात बताई और नींबू भी दिया। मैंने सोते समय मंत्र जाप किया और नींबू सिरहाने रख के सो गया, पर किसी के रोने की और पायल की आवाज़ कई बार सुनाई दी, पर मैं जाप करते करते सो जाता। सुबह होते ही मम्मी पापा के चीख से मेरी नींद खुली। मैं धीरे धीरे चल के वहाँ पहुँचा तो देखा कमरे में मेरा भाई मरा हुआ पड़ा था। उसकी आंखें और मुंह खुले हुए थे। साथ ही उसके फ़ोन पे उसके दोस्त जो तांत्रिक के पास गया था कि 15 मिस कॉल थी। जब मैंने वहाँ फ़ोन किया तो पता चला बीती रात भाई के दोस्त ने भी सुसाइड कर लिया। इन दोनों मौत का रहस्य हम कभी नहीं जान पाए, पर मुझे ऐसा लगा शायद ये दोनों मुझे स्वाति से बचाने में मेरी मदद कर रहे थे, इसलिए स्वाति ने उन्हें मार डाला। मुझे कितनी बार ऐसा लगता कि स्वाति मुझे मेरे नाम से बुला रही है। मनीष, मैंने बोला था ना, और मैं आ गई। और इसी के साथ उसकी पायल, उसका हंसना और रोना, ये सब से मैं एकदम पागल होने लगा था। मैंने फैसला किया कि अपने पापा को ये सब बताऊं। मैंने पापा से बोला, पापा आप गुस्सा मत करना, पर मैं सच कह रहा हूँ। स्वाति रोज़ अपने घर आती है और मुझे डराती है। मेरा इतना कहना था कि स्वाति अचानक मेरे पापा की चेयर के पीछे खड़ी दिखाई दी। वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। उसे देख के मुझे लगा कि कहीं ये पापा को नुकसान ना पहुंचा दे। मेरा चेहरा अचानक पीला पड़ गया और मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, और इतने में मैं बेहोश होके गिर पड़ा। पिताजी ने मेरी ऐसी हालत देखी तो इस बार उन्होंने मुझ पे विश्वास किया। वो अपना एक बेटा खो चुके थे और दूसरे को खोना नहीं चाहते थे। मैं होश में आ गया। स्वाति अभी भी हमारे रूम में थी। मम्मी पापा ने स्वाति को बोला, स्वाति बेटा, तुझे तो हमने हमेशा अपनी बेटी माना और आज भी मानते हैं। तू जहाँ कहीं भी है, मेरे बेटे को अब बख्श दे। इसे अपनी भूल का एहसास हो चुका है। मैंने स्वाति को देखा तो उसने अपना सर ना में हिलाया और गायब हो गई। साथ ही मेरी माँ ने मेरी सलामती के लिए मन्नतें भी ली। इस घटना के बाद मैं स्वाति के माँ बाप से मिलने गया। मैंने उनसे माफ़ी मांगी
और अपनी भूल सुधारने का एक मौका और मांगा। मैंने उनकी जिम्मेदारी अपने सर ली। इस जिम्मेदारी के डर से ही मैंने स्वाति से एंगेजमेंट तोड़ी थी, पर स्वाति थोड़े थोड़े टाइम पे मुझे दिखाई देती और मुझे डराती। इस बीच मेरी शादी हो गई और एक बच्चा भी हो गया। मैंने अपने 2 घर भी बदल डाले, पर स्वाति ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो कभी मेरे बच्चे के पास खड़ी रहती तो कभी मेरी वाइफ के बाजू में बैठी दिखाई देती। मैं बहुत डरता था, पर धीरे धीरे मुझे इस डर के साथ जीने की आदत हो गई। इस घटना को 8 साल हो गए हैं। स्वाति अब मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। वो आती है और मुझे डराती है, पर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पता नहीं ये मेरी माँ की मन्नतें थी या स्वाति की दीवानगी जिसने मुझे अब तक जिंदा रखा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी हमें hindihorrordiary@gmail.com पर मेल कीजिए। मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ।